नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आप सभी का टॉप ऑफिसर क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं हमारे जो सोयल साइंस का है उसका पेपर सॉल्यूशन। इसका एग्ज़ाम है हमारे अगले नेक्स्ट 2 दिन बाद में 24 तारीख को है इसका एग्ज़ाम। तो उसका आज हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे। और आज हमारा जो सब्जेक्ट उसका क्या नाम है, सोयल साइंस। और कौन से सेमेस्टर का ये पेपर है, तो ये सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, जिसका आज हम पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, अर्थात SSSC 221। इसका हमारा ये पेपर रहने वाला है। इसका हम क्या करेंगे, आज पेपर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के लिए। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। सभी के लिए जो एग्रीकल्चर के जितने विद्यार्थी जो सेकेंड ईयर के अंदर, उन सभी के लिए वीडियो कारगर होने वाला है। तो सब प्लीज़ सभी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। पहला हमारा क्वेश्चन है कि चूना पदार्थ, कि चूना पदार्थ क्या होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और मैं बताऊं, ये क्वेश्चन है हमारे जो 3rd नंबर जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चूना पत्थर क्या होता है। तो चूना पत्थर के बारे में देखते हैं, चूना पत्थर के बारे में क्या लिखा रहा है। कि चूना पत्थर के बारे में लिख रखा है कि ये कैल्शियम मैग्नीशियम यौगिक मिट्टी की अम्लता को प्रभावित करने में सक्षम होता है। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के यौगिक होते हैं जो किसको प्रभावित करते हैं, हमारी मिट्टी को प्रभावित करने वाले होते हैं। चूना पदार्थों का उपयोग अम्लीय मृदाओं में किया जाता है। चूना पदार्थों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, अम्लीय प्रकृति सॉरी जो हमारे अम्लीय मृदा होती है, एसिडिक जो सोइल होती है, एसिडिक जो सोइल होती है उसके अंदर हमारे किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसके अंदर हमारे किसका प्रयोग किया जाता है, चूना पत्थरों का जो मृदा सुधार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। ये कम विलीय कैल्शियम लवण होता है। तो ध्यान रखना कि जो चूना पत्थर होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के यौगिक होते हैं, इनका जो प्रयोग कौन सी मृदाओं के अंदर किया जाता है, अम्लीय मृदाओं के अंदर इसका किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लैग, स्लैग जिसको हम लावा के नाम से जानते हैं। तो ये स्लैग या लावा क्या है, इसके बारे में देखेंगे कि स्लैग या लावा क्या है। इसके बारे में हम देखेंगे स्लैग या लावा क्या है। स्लैग या लावा पहला आता है कि धातु ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। किस किस का, तो हमारे किसका होता है, धातु ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्या होता है, मिश्रण होता है। धातुओं एवं अयस्कों को अशुद्धियों से गलाने से, किसको, धातुओं को और अयस्कों को किसमें, अशुद्धियों से गलाने और दहन प्रक्रिया से निर्मित लावा उत्पाद का क्या है, इसमें इलाज किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना कि क्या होता है हमारा स्लैग क्या होता है। तो स्लैग के बारे में देखना कि धातु ऑक्साइड को और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जो है मिट्टी हम जो भट्टियाँ होती है उसके अंदर दहन कर रहे हैं, उनको गलाते हैं, तब हमें किसका निर्माण होता है, हमारे स्लैग का निर्माण होता है। तो स्लैग के बारे में ध्यान रखना। ये भी हमारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला आता है कि हमारा प्रसरण दाब, बात करूं मैं प्रसरण दाब की। प्रसरण दाब क्या है, इसके बारे में देखते हैं। प्रसरण दाब क्या है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए आवश्यक बाह्य बल को प्रसरण दाब कहते हैं। कि जो हमारे अर्ध पारगम्य झिल्ली होते हैं, कौन सी झिल्ली, हमारे अर्ध पारगम्य जो झिल्ली होते हैं, इसके द्वारा जो विलायक से पृथक किए गए जो विलयन होते हैं उसको विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए, जो विलायक होता है उसको प्रवेश को जो रोकने के लिए है जो लगाए गए तो आवश्यक बाह्य बल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम प्रसरण दाब बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अंगूर का चाशनी पर डालने पर, अंगूर को चाशनी पर डालने पर हम देखते हैं कि जब अंगूर को चाशनी के अंदर डालते हैं तो वो अंगूर है वो एकदम पिचक जाता है हमारा। तो उसके द्वारा हम ध्यान रखना जो अंगूर के अंदर जो कीड़े होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा। और वो कौन सी कीड़े का एग्जाम्पल है, तो हमारे प्रसरण दाब का क्या वो एक एग्जाम्पल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारे सक्रिय अम्लता। क्वेश्चन क्या है हमारा, सक्रिय अम्लता। कि सक्रिय अम्लता क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। सक्रिय अम्लता क्या है, एक्टिव एसिडिक के हाइड्रोजन आयनों की मात्रा जो मिट्टी के पानी के घोल में मौजूद है, मतलब हाइड्रोजन आयनों की वह मात्रा जो किसके अंदर हमारे पानी के अंदर उपलब्ध है, पानी के घोल में मौजूद है, उपलब्ध है। हाइड्रोजन अपनों का सक्रिय कुल विनिमय हाइड्रोजन आयनों के साथ संतुलन में जो मिट्टी के धनायन विनिमय परिसर में होते हैं। तो ये देख लेना हमारी सक्रिय अम्लता क्या होती है कि जो हाइड्रोजन आयन जो किसके अंदर घुले होते हैं, हमारे पानी के घोल के अंदर घुले होते हैं, उनको हम किसके नाम से जानते हैं, सक्रिय अम्लता के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में ध्यान रखना। अगला आता है हमारा चूना आवश्यकता। चूना आवश्यकता क्या है, इसके बारे में देख देंगे। चूना एक प्राकृतिक क्षार है। चूना हमारे कैसा प्राकृतिक क्षार है, इसलिए इसका कौन से मृदाओं के अंदर सुधार में किया जाता है, तो अम्लीय मृदाओं के सुधार में। किसमें, अम्लीय मृदा के सुधार में।
अम्लीय मृदा के सुधार में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और चूना होता कैसा, हमारा क्षारीय होता है, इसलिए इसका किसका में प्रयोग किया जाता है, अम्लीय मृदाओं में प्रयोग किया जाता है, जिससे अम्लीय मिट्टी में मिलाने से मिट्टी का पीएच क्या हो जाता है, हमारा उदासीन भी और बढ़ता भी है, जिससे जीवाणु में वृद्धि होती है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। चूना डालने से हानिकारक जीवाणु भी क्या हो जाता है, हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो चूना की आवश्यकता हमारी मिट्टी के अंदर क्यों बढ़ती है, इसके बारे में आपको लिखना है कि चूना को जब हम मिट्टी के अंदर डालते हैं तो चूना हमारे जो अम्लीय मृदा होते हैं उनके सुधार के लिए काम आता है। ये कुछ क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जब हम बोलते हैं जो हमारे जीवाणु होते हैं उनके लिए जब कार्य करते हैं तो उनके लिए जो फिक्स हमारे पीएच मान की जरूरत होती है। जो पीएच मान होता है वो 6.5 से समथिंग होता है, अर्थात उदासीन पर वो है जो सर्वाधिक एक्टिव होते हैं, उस टाइम सबसे ज़्यादा वो नाइट्रोजन की स्त्रीन करते हैं। और जब हम अम्लीय मृदा के अंदर चूना मिलाते हैं तो चूना हमारे जो मृदा होते हैं उसको अम्लीय उदासीन कर देता है, जिससे हमारे जीवाणु उसमें ज़्यादा एक्टिव होंगे, ज़्यादा सक्रिय होंगे और हमारे ज़्यादा नाइट्रोजन का क्या करेंगे, स्त्रीकरण करेंगे। इसलिए हमारे मिट्टी, हमारे जो मृदा को किसकी आवश्यकता होती है, चूना की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निक्षालन आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निक्षालन आवश्यकता क्या है। निक्षालन आवश्यकता के बारे में देखते हैं। निक्षालन आवश्यकता क्या है कि जल का वह अंश जो मृदा के प्रवेश करता है, कि जल का वह अंश जो मृदा में क्या करता है, प्रवेश करता है और जिसका मूल चयन से गुजरता आवश्यक है, जिससे कि मृदा लवणता को एक निश्चित सीमा में आगे बढ़ाने पर उससे रोका जा सके, उसे निक्षालन आवश्यकता कहलाता है। कि निक्षालन आवश्यकता क्या है, इसके बारे में बता रहा है कि जल का वह अंश, कि वह जल जो मृदा में प्रवेश तो करता है लेकिन जिसका मूल क्षण से गुजरना आवश्यक होता है तथा मृदा लवणता को एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ाने से रोका जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, निक्षालन आवश्यकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे अम्लीय सल्फेट मृदाएं। अम्लीय सल्फेट मृदाएं क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है कि अम्लीय सल्फेट मृदाएं क्या है। तो इसके अंदर लिख रखा है कि जब आयरन सल्फाइड, क्या हमारा आयरन सल्फाइड वायु में संपर्क में आता है तब सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण किसका निर्माण करता है, हमारे सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है, अर्थात H2SO4 का निर्माण करता है। और मृदा का क्या होता है, पीएच मान 3.5 से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए हम किसको बोलते हैं, इसको अम्लीय सल्फेट मृदा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हमारे अम्लीय सल्फेट मृदा के नाम से जानते हैं। अर्थात जो अम्लीय मृदा होती है उसका पीएच मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि जब इसके अंदर पीएच मान कम हो जाता है, जिससे हमारे क्या होता है, मृदा की जो पीएच होती है वो 3.5 हो जाती है। और इसको हम किसके नाम से जानते हैं, अम्लीय सल्फेट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर किसकी मात्रा हो जाती है, तो इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की, किसी सल्फ्यूरिक एसिड की, तो जो हमारी जो मृदा होती है उसके अंदर आयरन सल्फाइड मिल जाता है, जिससे हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पीएच मान हो 3.5 हो जाता है। और जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, तो उसे हम अम्लीय मृदाओं के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विघटित सार मृदाएं, कि विघटित सार मृदाएं क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि विघटित सार मृदाएं क्या है। कि मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट मुक्त नहीं होता है, कि मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट मुक्त नहीं होता है। जल अपघटन से इस स्थिति में लंबे समय तक लीचिंग ना मिट्टी परिणाम स्वरूप आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड जो CO2 या मिट्टी की हवा के साथ मिलकर सोडियम कार्बोनेट बनाता है, तो इसे विघटित सार मृदा कहता है। कि मिट्टी से जो कैल्शियम कार्बोनेट मुक्त नहीं होता है और उस टाइम हम जल अपघटन से इस स्थिति में लंबे समय तक लीचिंग मिट्टी परिणाम स्वरूप CO2 है जो मिट्टी की हवा के साथ मिलकर सोडियम कार्बोनेट बनाता है। तो ये देख लेना, इसकी परिभाषा आप है जो स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं। आगे मैं बात करूं तो अगला आता है कि सोडियम अधिशोषण अनुपात। सोडियम अधिशोषण अनुपात क्या होता है, जिसको हम SR के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हमारे SR के नाम से जानते हैं। क्या होता है इसके बारे में देख देंगे कि जब पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम, क्या कौन कौन पानी में, एक तो हमारा कैल्शियम और एक हमारा क्या मैग्नीशियम, के जल में जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की संयुक्त मात्रा में सोडियम आयनों की सापेक्ष मात्रा प्रतिनिधित्व करने वाला मान है। तो ये सूत्र है इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। आप जब जेड की तैयारी की हो तो उस टाइम इस क्वेश्चन को देखा होगा कि सोडियम बटेगा अंडर रूट के अंदर हमारे सोडियम प्लस मैग्नीशियम बटा 2, इसका सूत्र होगा। तो ये सूत्र आप थोड़ा ध्यान में रख लेना, कई बार आप भी न्यू टाइप के अंदर हो सकता है वापस से क्वेश्चन रिपीट आ जाए। तो ये SR का सूत्र है, SR का पूरा क्या नाम होता है, सोडियम अधिशोषण अनुपात। तो ये देख लेना इसके बारे में। सूत्र का ध्यान रखना कि सूत्र क्या हमारा Na अपॉन अंडर रूट
उसके बाद में नीचे है हमारा कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम और अपॉन 2। तो ये सूत्र है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रख लेना। आगे बात आता है अगला कि अम्लीय सल्फेट मृदाएं कि प्रकृति रूप से होने वाली मिट्टी तलछट जलभराव की स्थिति में बनने वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। इन आयरन सल्फाइड खनिज या उनके ऑक्सीकरण उत्पाद होते हैं। जलभराव या ऑक्सीजन क्या होती है? मुक्त स्थिति होती है। इसमें जलभराव और हमारे ऑक्सीजन मुक्त स्थिति होती है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? अम्लीय सल्फेट मृदा के नाम से जानते हैं। अगला आता है हमारा प्रतिरोधक क्षमता। क्या आता है हमारा? प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है कि अम्लीय मृदा का सारे कारकों की उपस्थिति के बावजूद अपेक्षाकृत स्थिर पीएच को बनाए रखने की मिट्टी की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। अम्ल या सार मिलाने पर पीएच मान में कोई परिवर्तन ना हो, उसे बफर क्षमता कहते हैं। तो प्रतिरोधक क्षमता के किसके बात कहेंगे? अम्लीय या सारे जब कारक होते हैं वो उपस्थित होते हैं और उनको हमें जो वो उपस्थित होने के बावजूद भी हमारे पीएच मान बनाए रखने की मिट्टी की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या जो एक तरह से बफर भी होता है, क्या जो हमारे मिट्टी है उसके अंदर अम्ल और सार मिलाने पर मृदा के पीएच पर कोई डिफरेंट नहीं पड़ता, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? बफर के नाम से जानते हैं। तो ये तो ध्यान रखना कि जब मृदा के अंदर अम्ल और सार भी नए मिलाने के बाद में भी उसमें परिवर्तन नहीं हो तो उसको किसके नाम से जानते हैं? बफर के नाम से जानते हैं। अगला आता है हमारा निक्षालन लीचिंग। निक्षालन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं कि जिसके द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील संघटक पानी में घुल जाते हैं और रिष्ट व पानी के साथ मिट्टी से होकर नीचे के संस्तरों में पहुंच जाते हैं। कि जो हमारे जो पोषक तत्व जल वगैरह होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो हमारे जल के साथ मिलकर हमारे मृदा के निचले संस्तरों में चले जाते हैं। उसको हम किसके नाम से जानते हैं? निक्षालन या लीचिंग के नाम से जानते हैं। अगला आता है हमारे समस्याग्रस्त मृदाएं। एरोबेटिक सोल्स या समस्याग्रस्त मृदाएं क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। तो समस्याग्रस्त मृदाओं के बारे में देखते हैं। वे मृदाएं जो सोडियम लवणों की अधिकता व जल भराव होने से बोई गई फसलों की वृद्धि सामान्य रूप से नहीं हो जाते हैं, जिससे उपजाऊ व उर्वरा शक्ति क्या होती है? कम होती है। क्या वे मृदाएं जिनमें सोडियम लवणों की अधिकता भी होती है और जल भराव होने से जो हम फसलें बोते हैं उन फसलों की जो होती है वो वृद्धि सामान्य रूप से नहीं हो पाती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हमारे समस्याग्रस्त मृदाएं बोलते हैं, जिसमें उपजाऊ या उर्वरा शक्ति में कमी होती है। कि वो कहने का मतलब वो हमारी मृदाएं जिसके अंदर से हमारे जल भराव है, सभी पोषक तत्व, तो उसके बाद में हमारी फसलों की जो वृद्धि है उस ढंग से नहीं होती, उसको हम आपके समस्याग्रस्त मृदाओं के नाम से जानते हैं। इसके अंदर हमारे क्या होता है? जो मृदा की उर्वरा शक्ति होती है उसके अंदर क्या आता है? हमारी कमी होती है, उसके अंदर क्या होता है? ह्रास होता है। तो हमारी इसकी परिभाषा थी। अगला आता है हमारा जैव सुधार। जैव सुधार क्या है? जैव सुधार के बारे में देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों और पौधों की मदद से पर्यावरण में अवशिष्ट और विषाक्त पदार्थों के हटाने की प्रक्रिया को जैव सुधार कहते हैं। कि जो हमारे जो मैं बात करूं सूक्ष्म जीव होते हैं, पौधों की मदद से पर्यावरण में अपशिष्ट सूक्ष्म जीवों और पौधों की सहायता से जो पर्यावरण के अंदर अपशिष्ट होते हैं उनको हटाने की क्या होती है? प्रक्रिया को किसके नाम से जानते हैं? जैव सुधार के नाम से। जैव मतलब जीवों के माध्यम से हम सूक्ष्म जीवों को या जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हटाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? हम जैव सुधार बोलते हैं। तो देख लेना इसकी परिभाषा। अगला है हमारा नमक सूचकांक। नमक सूचकांक क्या होता है उसके बारे में देखते हैं कि नमक सूचकांक क्या है। एक चयनित उर्वरक उत्पाद द्वारा उत्पादित असामयिक में वृद्धि का एक संख्यात्मक अनुपात है जो कि सापेक्ष समान सोडियम नाइट्रेट, जहां सोडियम नाइट्रेट भारत द्वारा उत्पादित होता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आता है, डिफरेंट वाला क्वेश्चन होता है। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं और इनके बीच में अंतर लिखना होता है। अंतर है कि हमारा सक्रिय अम्लीयता क्या है और विनिमय अम्लीयता क्या है। तो इन दोनों के अंदर देख लेते हैं अंतर क्या है। क्या यह मिट्टी में H+ आयनों की गतिविधि के कारण होती है। जो सक्रिय अम्लीयता होता है वो किसके कारण होती है? H+ आयनों की
सक्रियता के कारण या उनकी गतिविधि के कारण ये होती है। मैं वही बात करूँ हमारे विनिमय अम्लीयता की, तो विनिमय साइडों पर आयोजित H+ और Al+3 Al आयनों के साथ संबंध में होती है। तो मैं बात करूँ जो सक्रिय होती हैं ये तो हमारे H+ आयनों की वजह से होती हैं, और ये हमारे Al+3, और मैं बात करूँ हमारे H+ आयनों की वजह से होती हैं। तो ये विनिमय होती हैं और ये हमारी सक्रिय होती हैं। इसके बाकी अंतर है कि सक्रिय अम्लता में प्रेशर करने में 2 kg तक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लगता है, और वही अम्लीय की बात करें तो अम्लीय मृदा में प्रचुर मात्रा में होता है। अम्लीय मृदा में जो कैल्शियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में होता है, इसमें कितना 2 kg है जो लगता है। मैं वही बात करूँ अगला अंतर है कि RZ में प्रयुक्त स्थिति प्रदान करता है, अम्लता की तुलना में छोटा होता है, यह अम्लता की तुलना में बड़ा होता है। ये विनिमय अम्लता हमेशा सक्रिय अम्लता से कई गुना बड़ी होती है। जो विनिमय अम्लता होती है वो सक्रिय अम्लता से हमेशा क्या होती है, कई गुना बड़ी होती हैं। और उधर क्या है कि साइटों पर संग्रहित धनायन और नमक घोल से घोलकर बदली जा सकती है। अगला है सारे मृदा और अकर्मित मर्द। सारे मर्दों के बारे में आपको अंदर लिखना है। सारे मृदा की बात करें तो क्षार लवण विशेष मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें सारे मृदाएं कहते हैं। और वे अकर्मित सारी मृदाएं क्या होते हैं कि वह मृदाएं जिनमें सोडियम कार्बोनेट ह्यूमस को घोलता है। तो वह मृदाएं जिनमें क्या हमारा क्षार लवण और विशेष मात्रा में पाए जाते हैं, क्षार लवण विशेष मात्रा में पाए जाते हैं, उसे सारी मृदा के नाम से जानते हैं। और वह मृदाएं जिनमें अंदर सोडियम कार्बोनेट और ह्यूमस वगैरह होते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, हमारे अकर्मित सारी मृदा के नाम से जानते हैं। यह शुष्क जलवायु क्षेत्रों में सर्वाधिक देखने को मिलती है। सारी मृदाएं कहाँ पर, हमारे शुष्क जलवायु के अंदर देखने को मिलती है। और अकर्मित की बात करें तो इस समय सतह पर विनिमय सोडियम का एक हिस्सा हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इधर बात करूं तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम और सोडियम की मात्रा उच्च होती है। ध्यान रखना किस किस की मात्रा उच्च होती है, हमारे कैल्शियम मैग्नीशियम और सोडियम, कैल्शियम मैग्नीशियम और सोडियम, इनकी मात्रा क्या होती है इसके अंदर उच्च होती है। और वहीं बात करूं तो सतह पर मिट्टी की प्रतिक्रिया अम्लीय निचली परत जो मिट्टी की मुख्य संरचना का निर्माण करती है। अगला है कि पृथ्वी पर 25% से अधिक पाई जाती है और निचली सतह का रंग किसके अंदर क्या होता है, काला होता है। तो इसके अंदर कुछ बेसिक्स अंतर आप देख लेना। आगे चलते हैं। अगला है SAR, सोडियम अवशोषित क्षमता, और इधर है समायोजित SAR। अभी हमने SAR के बारे में तो देखा था, तो देखते इसके बारे में क्या होता है। एक संतृप्त मृदा से जल निकालने से सोडियम मैग्नीशियम के सापेक्ष सोडियम के एक साथ माप है। हम बोलते हैं कि उसके बारे में देखेंगे कृषि सिंचाई में उपयोग के लिए पानी की उपयुक्तता का सूचक है। इस SAR की बात करें तो वह है कि भाई आपके कैल्शियम मैग्नीशियम और सोडियम की इकाइयाँ mg+ लीटर या आपके पर मोल लीटर हैं। फर्नल कृषि लक्ष्यों की निगरानी में महत्वपूर्ण तकनीक है, और वो हमारे कैल्शियम मैग्नीशियम सांद्रता के आधे के वर्गमूल से विभाजित सोडियम सांद्रता का अनुपात है। तो इसके बारे में देख लेना। तो ये हमारे दोनों के अंदर अंतर है। तो यह तो हमारे कैल्शियम मैग्नीशियम उनके सापेक्ष है, जो उसका एक माप है, और वो हमारे जो कृषि इसके लिए जो सिंचाई जल होता है उसका क्या एक सूचक है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। कि मृदा गुणवत्ता एवं मृदा स्वास्थ्य, मृदा गुणवत्ता या मृदा स्वास्थ्य में क्या डिफरेंट होता है इसके बारे में देखते हैं। कि मृदा गुणवत्ता पौधों व जानवरों की उत्पादकता बनाए रखने में प्रयोग किया जाता है। कि जो मृदा गुणवत्ता होती है हमारे किसके अंदर प्रयोग की जाती है, मृदा गुणवत्ता हमारे पौधों और जानवरों की, किसकी, पौधों की और जानवरों की उत्पादकता बनाए रखने के लिए क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। मैं वही बात करूँ मृदा स्वास्थ्य, तो मृदा स्वास्थ्य को जैविक उत्पादकता को बनाए रखने के लिए, जैविक उत्पादक की मृदा के अंदर जो भी जीव पाए जाते हैं, जैसे मैं बोलूँगी हमारे राइजोबियम नाइट्रोबैक्टीरिया, तो वो जो ह्यूमस वगैरह होते हैं, तो उनकी जो उत्पादकता बनाए रखने के लिए जो हम रखते हैं, जो प्रयोग करते हैं, उसको तो हम मृदा स्वास्थ्य के नाम से जानते हैं। और जो हम पौधों को और जानवरों को जिनके हम बोलते हैं कि उनको उत्पादकता के लिए बनाए रखते हैं, तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं, मृदा गुणवत्ता के नाम से जानते हैं। मृदा गुणवत्ता में संतुलित मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इधर मैं बात करूँ तो इसमें निरंतर क्षमता बनाए रखना और कृषि के लिए यह स्वास्थ्य क्या महत्वपूर्ण है। जड़ों में ऑक्सीजन की उपलब्धता क्या होती है, उपलब्धता करना इसका एक मेन टारगेट होता है। और इधर बात करें
तो मानव स्वास्थ्य और आवास पर भी क्या करती है, प्रभाव डालती है। ये स्वास्थ्य और पैदावार और उच्च गुणवत्ताओं पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो इसके अंदर अंतर है, देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 हमारे, और क्वेश्चन क्या है कि मृदा क्षमता क्या है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि हमारा भूमि क्षमता या लैंड कैपेबिलिटीज क्या है। तो इसके बारे में देखते हैं कि मृदा की विशेषताओं, स्थलाकृति, जल निकासी और जलवायु द्वारा निरंतर उपयोग पर लगाए गए अनिर्णित सीमाओं के आधार पर विभिन्न वर्गों की भूमि के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संयुक्त राज्य कृषि विभाग द्वारा भूमि की क्षमता को वर्गीकृत किया गया। संयुक्त राज्य कृषि विभाग द्वारा यह वर्गीकृत किया गया। इसका आप देख लेना किन कौन से वर्गों के अंदर वर्गीकृत किया गया। इसमें 2 समूह में बांटा गया। कितने समूह में बांटा गया, हमारे 2 प्रमुख समूह में बांटा गया। पहला है कि कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, और दूसरा है कि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। अर्थात जो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है और उस अनुपयुक्त भूमि है, उसको कितने भागों में बांटा, 2 भागों के अंदर बांटा है। अनुपयुक्त भूमि कौन सी आ जाएगी, जैसे हमारे वन हो गए, चारागाह हो गए, बंजर भूमि हो गई, तो स्थायी वनस्पति, तो ये सारी किसके अंदर आ जाएगी हमारे, तो हमारी आ जाएगी हमारी अनुपयुक्त भूमि के अंदर। इसके क्लास की बात करें, क्लास फर्स्ट इसकी है कि सभी दृष्टिकोण से उचित समतल, गहरी एवं उर्वरक फसल उत्पादन के लिए जरूरी है। जल चारण क्षमता अधिक होती है, जो जल धारण क्षमता, और 2 से 3 फसलों की खेती कर सकते हैं। इसका रंग कैसा होता है, हमारा गहरा काला होता है। तो ये इसका है जो वर्गीकरण, इसके बारे में ध्यान रखना। क्लास सेकंड किसके अंदर बांटा, इसके अंदर कौन सी मृदाओं को रखा गया, तो इसके अंदर कटाव की संभावना, कि जहां पर कटाव हो सकता है उन मृदाओं को रखा गया, जिनका रंग कैसा होता है, हमारा पीला होता है। प्रबंधन अभ्यास की आवश्यकता है, और परंपरागत एवं जल निकासी मंद गति से होती है। यानी इसका जो जल ड्रेनेज सिस्टम होता है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम होता है, वो कैसा होता है, हमारा लो होता है। तो इसके अंदर ऐसी मृदाओं को रखा गया। क्लास थर्ड है, इसके अंदर कौन सी है कि क्लास फर्स्ट सेकंड पर उगाई जाने वाली फसलों को उगाया जाता है। उथली मृदाएं होती हैं, पौधों पर जड़ें निश्चित क्षेत्र में होती हैं। इसका रंग कैसा होता है, हमारा लाल होता है। तो उसका ध्यान रखना, उसका रंग गहरा काला, इसका पीला और इसका लाल। 10th ऑर्डर ये हुए हमारे। और आगे हमारा फोर्थ नंबर पर कौन सी मृदाओं को बांटा गया कि बहुवर्षीय फसलों के उचित प्रबंधन, उथली मृदाएं, रंग नीला। क्या बहुवर्षीय फसलों के लिए उपयोग है, उचित प्रबंधन के लिए उथली मृदाएं होती है, रंग कैसे इसका होता है, नीला रंग होता है। मैं वही बात करूंगी 4th नंबर 5 नंबर का कंकड़ पत्थर की अधिकता, चारागाह, जंगल क्षेत्र, जल प्रवाह अधिक, और रंग कैसा होता है, इसका हल्का ग्रीन होता है। और इसका शारीरिक सीमाएं क्लास 5 की तरह होती है, सीमाकारी कारक अधिक प्रभावी, उपयोग चारागाह आया वन में, और इसका रंग कैसा होता है, हमारा नारंगी होता है। तो ये देख लेना आप सारी फसलों का वर्गीकरण। आगे चलते हैं। तो हमारे क्लासिफिकेशन इधर दिए हुए हैं, 5 उधर थे, जो 6 थे उधर। ये हमारा अगला है कि इसके अंदर खाड़ी, ढलान, मिट्टी, शरण, उथली व दलदली होती है। शारीरिक क्षमता क्लास 6 के समान होती है, और प्रबंध पौध रोपण संभव है, और इसका रंग कैसा होता है, हमारा भूरा होता है। आगे बात करूं तो हमारे व्यापारिक फसल व पौधे नहीं उगाए जाते हैं। दलहनी फसलें, मरुस्थलीय, गहरी, जो हमारी व्यापारिक फसलें पौधे नहीं उगाए जाते हैं। दलदली, मरुस्थली, गहरी, नालियाँ, पहाड़ी क्षेत्र वाली मृदाएं मृदा प्रबंधन की विभिन्न विधियों द्वारा अपनाई गई, और इसका जो रंग होता है वो कैसा हमारा कलरलेस होता है। कैसा होता है, हमारा कलरलेस इसका कलर होता है। आगे बात करें तो अगला आता है कि भूमि क्षमता उपवर्ग। भूमि क्षमता के उपवर्ग कौन कौन से, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो इसके अंदर है कि 4 प्रणाली सीमितताओं के आधार पर कितने भागों में बांटा है, 4 भागों के अंदर बांटा है। अपरदन की जोखिम, अपरदन का जोखिम, गिल्लापन, जल निकास व बेर निकलता, जलवायु सीमितता,
और जड़ क्षेत्र की सीमाएं हैं। तो ये हमारे 4 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। आगे बात करें तो भूमि क्षमता के वर्गीकरण के तरीके, कि भूमि क्षमता वर्गीकरण के क्या क्या तरीके उसके बारे में देखते हैं। पहला आता है कि मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर, मृदा की बाहरी विशेषताओं के आधार पर, तो इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इसके तरीके क्या है? पहला कि मिट्टी बनावट के आधार पर, मध्यम या हल्का, स्लोप के आधार पर, कटाव के आधार पर, जल निकास के आधार पर और गहराई के आधार पर। तो ये इसके वर्गीकरण, क्षमता के वर्गीकरण के तरीके, इसको देख लेना। अगला आता है हमारे भूमि क्षमता वर्गीकरण। भूमि क्षमता वर्गीकरण क्या है? कि भूमि को उसकी प्रयोगशाला प्रयोगात्मक उपयोग क्षमता के आधार अनुसार वर्गीकृत को भूमि क्षमता वर्गीकरण कहते हैं। अगला आता है कि इसके अंदर भूमि क्षमता वर्गीकरण को प्रभावित करने वाले कारक मृदा की गहराई प्रभावित करती है, मृदा अपरदन करती है, मृदा कणाकार या मृदा संरचना, पारगम्यता, स्थलाकृति, जल भराव के प्रति संवेदनशीलता, भूमि की चरम सीमा और जलवायु। तो ये प्रमुख इसको है जो 8 प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में ध्यान रखना। वापस देख लेना। ये तो मृदा की गहराई की, मृदा की गहराई कितनी वो प्रभावित करेगी। मृदा की संरचना या कणाकार के, मृदा की कैसी संरचना, मृदा चिकनी है, उसके कणों का आकार क्या है, सेल्ट दोमट जो मृदाएं होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो उनको प्रभावित करती है। पारगम्यता प्रभावित करती है, स्थलाकृति, मृदा अपरदन, जलवायु भराव के प्रति संवेदनशीलता, जलवायु और भूमि की चरम सीमा। तो ये 8 है इसको प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में आप देख लेना। आगे चलते हैं। अगला आता है इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है? तो वर्गीकरण के बारे में थोड़ा देखते हैं कि भूमि उपयोगिता वर्ग, इसके आधार पर 2 प्रकार की होती है हमारी, उपयोगी भूमि और अनुपयोगी भूमि। और मैं वही बात करूँ भूमि क्षमता वर्ग, इसके अनुसार इसमें 8 वर्ग होते हैं। प्रथम 4 फसलों और 4 कैसे होते हैं हमारे अनुपयोगी होते हैं। मैं वही बात करूँ भूमि क्षमता वर्ग, जो मैं लास्ट जो नेक्स्ट हमारा गया था उस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था क्षमता उपवर्ग, इसके अंदर उपरिवर्तन का जोखिम, जल निकास, जलवायु की क्षमता और जल क्षेत्र सीमाएं। और क्षमता इकाइयों के बाद इसके अंदर मृदा आती है, जो गुण व संभावना आदि सीमित हैं, वो किसके अंदर आती है? मृदा इसके अंदर आती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि क्षमता वर्गीकरण की संरचना। 4 प्रकार की संरचना होती है। भूमि उपयुक्तता गण, भूमि उपयुक्तता उपवर्ग, भूमि उपयुक्तता वर्ग और भूमि उपयुक्तता इकाई। तो गण, उपवर्ग, वर्ग और इकाई, इसके क्या होते हैं? 4 है जो संरचना होती है। पहला आता है हमारे सारे मृदा में मिट्टी कोलाइड का फैलाव। इसके बारे में देखते हैं कि मृदा कोलाइड जल के संपर्क में आने पर जल सोख कर फैलने से आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है, इसे फैलाव कहते हैं। तथा जल सूखने की दिशा में मृदाओं में सिकुड़न होती है। ये जल मोनोमोटरी लोनाइट में सबसे अधिक पाया जाता है। मृदा की संरचना, आयनिक शक्ति, आयन विभव, पीएच मान, मृदा में नमी और मृदा प्रबंधन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और मृदा के महीन आकार के अंश कार्बनिक पदार्थ या सारे मृदा के जो कण होते हैं उन्हें भून के बड़े स्तर क्षेत्र और समित सामग्रियों द्वारा आपके रासायनिक संरचना के कारण मृदा का सबसे रासायनिक रूप में सक्रिय भाग माना जाता है। अगला आता है हमारा बोरोन विषाक्तता। बोरोन विषाक्तता गैस के बारे में देखें। बोरोन विषाक्तता के अंदर आता है कि कुछ क्षेत्रों के अंदर पौधे बोरोन विषाक्तता गैस के बारे में देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में पौधों में बोरोन विषाक्तता पैदा करने के लिए एक उच्च सांद्रता
पानी में बोरोन होता है, अधिक बोरोन से पौधे शुरुआत में पीले व भूरे रंग के दिखाई देते हैं। कि अधिक बोरोन होता है तो पौधे कैसे दिखाई देते हैं? अधिक बोरोन से पौधे पीले और कैसे दिखाई देते हैं? हमारे भूरे दिखाई देते हैं। मैं वही बात करूं तो आगे आते हैं विभिन्न प्रकार के पौधों में विभिन्न प्रकार की विषाक्त दिखाई देती है। कुछ पौधों में शाखाओं या तने से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जैसे रुका हुआ विकास आम और फलों के पेड़ आम पेड़ कम उत्पादक हो सकते हैं। तो ये देख लेना इसका। आगे हम बात करें बोरोन, तो बोरोन प्रति उच्च प्रतिरोधी होते हैं। कि बोरोन है जो प्रति उच्च प्रतिरोधी होते हैं, जैसे गुलाब या पेड़ों। आगे आता है अंजीर आड़ू के पेड़ में जो बोरोन विषाक्तता हो सकते हैं, इसके साथ बहुत संघर्ष करते हैं। बोरोन के प्रति संवेदनशील सब्जियां खरबूजा टमाटर आदि क्या आती हैं? शतावरी ये हमारी क्या होती है? बोरोन संवेदनशील होती है, यानी इसकी कमी को जल्दी प्रकट करती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा निक्षालन आवश्यकता। निक्षालन आवश्यकता क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। कि जल का वह अंश जो मृदा के प्रवेश करता है और मूल क्षेत्र से गुजरता आवश्यक है, जिससे मृदा लवण व एक निश्चित सीमा में आगे बढ़ने से रोका जा सके, निक्षालन आवश्यकता कहते हैं। कि वह जल जो मृदा के अंदर प्रवेश करता है और अपने साथ क्या ले जाता है, पोषक तत्व इसको ले जाता है, उसको हम निक्षालन लीचिंग कहते हैं। और ये एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? निक्षालन आवश्यकता बोलते हैं। अगला आता है कि जब अतिरिक्त पानी वर्षा का सिंचाई के माध्यम से पानी में घुलनशील पोषक तत्वों को मिट्टी से बाहर ले जाता है, जब पानी इन पोषक तत्वों को दूर ले जाता है। वर्षा और सिंचाई के कारण पानी में घुलनशील पोषक तत्वों की मृदा में हानि निक्षालन कहलाती है। तो इसके बारे में देख लेना आप। अगला आता है हमारा अमोनियम सल्फेट। क्या हमारा अमोनियम सल्फेट, इसके बारे में देखते हैं। अमोनियम सल्फेट के बारे में देखते हैं कि सामान्य रूप से अम्लीय सल्फेट मृदा जल प्लावित रहती हैं, जिन पर जल निकास के बाद क्या होता है? जल निकास के बाद कृषि कार्य किया जाता है तथा जल निकास के कारण आयरन ऑक्साइड की परत वायु के संपर्क में आने से प्राकृतिक ऑक्सीजन की गति कई गुना बढ़ जाती है, जिससे भूमिगत जल आसपास के जलाशयों का पानी बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। यह दलदल विशेष रूप से मैंग्रोव वन क्षेत्र, जो मैंग्रोव वन क्षेत्र होता है उसके अंदर ये होती है, नमक के प्लेटों से बनती है। मैं बात करूँ इसका जो पीएच मान होता है वो कितना हमारा 6.5 से 7.5, कितना 6.5 से 7.5। ये मैं बोलूँ कि उदासीन क्या होती है? हमारी उदासीन होती है। तो इसके बारे में देख लेना कि उदासीन होती है, अम्लीय जो सल्फेट मृदाएं होती हैं। आगे बात करते हैं। अगला हमारा कि विभिन्न जो समस्याग्रस्त मृदाएं हैं, विभिन्न समस्याग्रस्त मृदाओं का बहुउद्देशीय वृक्ष प्रजातियों द्वारा सुधार। क्या आपको इसको वृक्षों द्वारा जो हमारे समस्याग्रस्त मृदा है इसका उपचार कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बताना। तो पहला आता है कि भौतिक समस्याएं। भौतिक समस्याएं कौन सी होती है? कि मुलायम दान मृदाएं, सतह पर पपड़ी अनाज, जलमग्न मृदाएं, रेतीली मृदाएं, पीठ दलदली मृदाएं। तो इसके जो भौतिक समस्या होती हैं और इसके अंदर कौन कौन से पौधों या पेड़ पौधों द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है। तो इसके अंदर आता है कि हमारा मोगनी, रोजगन और जामुन, 3 ऐसे पेड़ जिनसे हम क्या करते हैं इसका जैविक उपचार कर सकते हैं। अगला आता है हमारा लवणीय मृदाएं, लवण लॉगिंग। लवणीय मृदा या लवण लॉगिंग क्या होती है? क्या लवणोद्भिद पादप लवणीय मृदाओं में मूल पेड़ पौधे होते हैं। लवणीकरण भी प्रक्रिया सतह से तीव्र वाष्पीकरण से बढ़ती है, अच्छी गुणवत्ता के जल से निक्षालन और मृदा से अत्यधिक जल का पर्याप्त विकास करते हैं। एमपीटीएस मृदा द्वारा जैविक उपचार, मेस्काइट, विलोकम और अरेबेक्ट्री। तो ये होता है, इसके बारे में देख लेना आप लवणीय मृदा क्या होती है। अगला आता है हमारा सारी मृदाएं। सारी मृदाओं के बारे में देखते हैं कि सारी मृदाएं क्या क्या होती हैं। कि जल का उपयुक्त जल निकास, कार्बनिक पदार्थों का मिलना, क्षारीयता, सहनशीलता, फसलें जैसे धान, कपास, सरसों, गेहूं, टमाटर, प्याज आदि है। एमपीटीएस द्वारा जैविक उपचार, इनका उपचार किससे करते हैं? तो मेस्काइट और करनाल घास, इससे दो से हम क्या करते हैं इसका
उपचार कर सकते हैं। अगला आता है बहुउद्देश्य वृक्ष प्रजाति के। बहुउद्देश्य वृक्ष प्रजाति कौन कौन सी होती है, तो उसके बारे में देखते हैं कि वे पादप जो जानबूझकर उगाए जाते हैं और एक से अधिक उत्पादन के लिए प्रबंधित होते हैं। ये पादप फल फल व पत्ती के रूप में वे भोजन की आपूर्ति कर सकते हैं, जिसे सब्जी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो ये बहुउद्देश्य वृक्ष प्रजाति होती हैं जिनको हम क्या एक से ज़्यादा उत्पादन के लिए लगाते हैं। अगला आता है इसका फायदा, विशेष या महत्व। विशेषता या महत्व के बारे में देखते हैं इसके कि इनके क्या क्या फायदे हैं। फायदा या लाभ, पहला आता है कि इसको भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में प्रयोग करते हैं, भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। रोजगार की प्राप्ति होती है इनसे। पशुधन व चारा, पशुओं को चारा के रूप में प्रयोग, इनको चारा मिल जाता है। उर्वरता के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। पर्दा में जल आने रोकने हेतु, फर्नीचर व अच्छी लकड़ी हेतु, जलाऊ लकड़ी ईंधन के रूप में, चारकोल तेल व बोरोन की प्रजाति हेतु, वायुरोधी वृक्षों के रूप में, मृदा एवं जल प्रबंधन के बचाव हेतु। तो इसके प्रमुख है। और इनकी विशेषताओं की बात करूँ तो वो तो हो गए इसके फायदे, और इसके इधर क्या इसके विशेषताएं हैं कि ओपन क्राउन वाला होना चाहिए, जिससे सूर्य की प्रकाश अच्छे से प्राप्त हो। कि हम जो भी पौधा लाए वो कैसे होना चाहिए, ओपन क्राउन वाला होना चाहिए। और मैं बात करूँ शीघ्र अंकुरण के लिए क्षमता होनी चाहिए, क्या उससे कर इसका अंकुरण होना चाहिए, अंकुरण क्षमता, जर्मिनेशन टेस्ट इसका अच्छा होना चाहिए। कटाई बेर या प्लाउंगिंग प्रयोग हो सके ऐसा पेड़ लाना चाहिए, जैसे कि बेर की बिल्कुल कटाई पॉसिबल है। अच्छी गुणवत्ता वाले तना भोजन चारा व अच्छे उत्पादन प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। प्रबंधन करने की आसान, गहरी जड़ वाला होना चाहिए और लगाने में कम खर्चा आना चाहिए। उच्च गुणवत्ता और जल्दी पैदावार देने वाला क्या होना चाहिए, हमारा पौधा होना चाहिए। उस गाँव में बहुउद्देश्य वृक्ष कहते हैं। तो ये हमारा था बहुउद्देश्य वृक्षों के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण किया है कि इसको है जो हम ईंधन की लकड़ी हेतु लेते हैं, गोल लकड़ी हेतु लेते हैं, चारा लकड़ी हेतु, जीवित बाढ़ हेतु, वायुरोधी पेड़ हेतु, और मृदा संरक्षण के पुनर्वस्य हेतु, छायादार उपचार, सजावटी पौधे, आनंद और औद्योगिक उपयोग हेतु। तो इसके उपयोग है। अगला आता है हमारा मृदा अम्लीयता। मृदा अम्लीयता क्या है,
तथा मृदा लगातार रखती है तथा मध्यम दर से पानी निकालती है। मृदा गुणवत्ता के कार्य, इसके अंदर कौन कौन से कार्य आते हैं? पहले पोषक तत्वों का आवर्तन, आदान प्रदान, जल संबंध, स्पोषण, प्लांट ग्रोथ और उच्च उत्पादन, तो ये इसके कार्य होते हैं। अगला बात करते हैं कि मृदा परीक्षण का मृदा गुणवत्ता पर सहायक, कि जो मृदा परीक्षण होता है मृदा गुणों में किस प्रकार सहायक होता है उसके बारे में देखते हैं। पहला कि मृदा पोषक स्तर और पीएच सामग्री को निर्धारित करने में, सामग्री निर्धारण करने में परीक्षण उपयोग किया जाता है। मृदा अधिक उर्वरक की मात्रा और मृदा सुधार के लिए उपाय, फसल आपको स्वस्थ फसल उगाने के लिए उपजाऊ मृदा आवश्यक होती है। सेलेक्ट टेस्ट मिट्टी को संरचना बनाने में या अवगण करने में एक आसान होता है। और मृदा परीक्षण एक मृदा प्रबंधन का उपकरण है जिसका उपयोग मिट्टी भी उर्वरता के साथ साथ उपजाऊ बनाने के लिए इसका किया जाता है, आवश्यकता होती है। अगला आता है कि जो हमारी मृदा की गुणवत्ता और उसकी निगरानी या रख रखाव कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में अगला क्या आता है कि मृदा गुणवत्ता की निगरानी और स्वास्थ्य। पहला आता है कि मृदा की गुणवत्ता को मापने के लिए मिट्टी की गुणवत्ता, विभिन्न प्राथमिक भूमि उपयोग गतिविधियां और संभावित प्रभावित क्षेत्रों की प्रारंभिक चेतावनी मिलती है। उसके बाद में आता है कि आपके ये पहचान में मदद करता है कि क्या मृदा की गुणवत्ता समय के साथ साथ खराब हो रही है या कौन से कार्य जो इसकी क्षमता को है शरण में क्या देते हैं, हमारी योगदान देते हैं, जिसके क्या है प्रभु कारण। अगले चलते हैं, अगर आता हमारा कि इसके कार्य, किसके क्या क्या कार्य है, मृदा स्वास्थ्य के क्या क्या कार्य उसके बारे में देखते हैं किसका कार्य है। एक टॉपिक है हमारे मृदा गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक, पहले इनके बारे में देख लेते हैं। पहले आता है कि कूट प्रबंधन, लवणीकरण और अधिक कटाई और संदूषण, तो ये प्रमुख 4 कारण है। आपके मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें उसके अंदर आता है कि उर्वरकों का असंतुलन प्रयोग, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण का बढ़ना, सिंचाई संसाधनों का अवैज्ञानिक प्रयोग, संगठन खेती, कृषि रसायनों का अनियंत्रण उपयोग। मृदा स्वास्थ्य की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो इसकी क्या क्या विशेषता, एक इसकी विशेषता आती है कि आवश्यक पोषक तत्वों का भरपूर मात्रा के अंदर उपयोग। उपजाऊ मृदा की निम्न विशेषताएं होती हैं, मृदा के जीवाणु, कवक, शिवार, सूत्रकृमि सभी पाए जाते हैं। जीवाणु प्राकृतिक एंटीबायोटिक का उत्पादन का कार्य करते हैं और रोग प्रतिरोधक करना और रोगग्रस्त, तो ये 4 इसके प्रमुख कारण है। इसके बाद में आता है कि मृदा गुणवत्ता की कमी, मृदा गुणवत्ता की विशेषताएं, बनावट, संरचना, रंध्रकाश, रसायन और रंग, इसके 5 की हमारे इसके गुणवत्ता की बात करते हैं। अगला आता है हमारे समस्यागत मृदा। समस्यागत मृदाओं के बारे में हम देख चुके हैं, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो वापस रिपीट हुआ है, तो चलते हैं नेक्स्ट। ये समस्यागत मृदाओं के प्रकार दे रखे हैं। उच्च प्राकृतिक में मृदाएं हैं, इनके बारे में देखते हैं। उच्च पारगम मृदाएं क्या होती हैं।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कम पारगम्यत मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि मिट्टी की उच्च मिट्टी की उच्च मिट्टी को मात्रा के कारण घुसपैठ की दर 6 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर प्रति डे होती है। आगे बात करेंगे ये कम होती है, इसे अंतस्पंदन के कारण मिट्टी के प्रोफाइल में प्रवेश करने वाले पानी की मात्रा कम हो जाती है, अपवाह बंद हो जाता है, तब बहते हुए पोषक तत्व निकलने लग जाता है। अधिक दो मिट्टी के भी भारी सामग्री के कारण कोशिका अंदरता अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है, जिसके कारण जल निकास बाधित हो जाता है और जल पोषण तत्व फसलों के अनुपलब्ध हो जाते हैं। तो इसके बारे में ध्यान रखना। अगला आता है इसके प्रबंधन के बारे में। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन के बाधाओं को उपयुक्त प्रथाओं के अपनाकर प्रबंधित किया जा सकता है। खुली व बंद तथा सतही नालियों के माध्यम से जल निकास सुविधाजनक की जा सकती है। चिकनी मर्दों के भारीपन तथा कम करने के लिए मात्रा अधिक नदी के रेत में और जैविक खादों में जैसे आपके FYM कंपोस्ट हरी खाद आदि का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें तो अगला आता है कि इसके अंदर जो हमारे थोड़े बिस्तर होते हैं, खांचे प्रणाली आदि का अपनाना होता है और हमारे अफवाह का जल अपरदन कम करने के लिए भी इसका किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में देख लेना। आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा सिंचाई जल, इरिगेशन वाटर या सिंचाई जल के पौधों की उचित वृद्धि के लिए जल की क्या होती है? प्रचुर मात्रा में क्या होती है? जरूरत होती है। साथ साथ जल की गुणवत्ता भी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। सिंचाई जल में गुणवत्ता जल विलयन लवणों की क्या होती है? मात्रा प्रकृति पर निर्भर करती है। तो हमें पौधों के लिए जल भी आवश्यक होता है, जल भी जरूर नहीं है, जल की गुणवत्ता भी क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगला आता है सिंचाई जल की गुणवत्ता भी मुख्य 4 भागों में विभाजित है। इनकी गुणवत्ता को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है कि पानी के कुल नमक एकाग्रता, सोडियम अनुपात और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का सांद्रता, क्योंकि सोडियम अनुपात और कैल्शियम मैग्नीशियम की सांद्रता इसके पर डिपेंड करती है। अगला आता है कि कार्बोनाइट और बाइकार्बोनाइट की मात्रा और बोरोन की मात्रा व अन्य हानिकारक तत्व इस पर जो इसके 5 है 4 है जो सिंचाई को गुणवत्ता पर प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में देख लेना। अगला आता है कि सिंचाई जल का वर्गीकरण, कि पानी की गुणवत्ता की रखरखाव एवं सुरक्षा है तो पहले से मानक बनाए गए हैं, तो पानी की गुणवत्ता पर मानक कहते हैं। अगला आता है हमारा कि कौन कौन से मानक हैं उसके बारे में देख लेते हैं। कि जल की गुणवत्ता निर्धारण निम्न के आधार पर मानकर की जाता है। पहला आता है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता को किसके नाम था? इसी के नाम से जानते हैं। और एक होते हैं हमारे सोडियम अवशोषित अनुपात, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? SAR के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना SAR क्या होता है, ये क्या होते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। अगला आता है हमारा कि ये 25 डिग्री, कितना हमारा 25 डिग्री तापमान पर पानी इसी को आधार पर बनाया गया है। इसके अंदर आपको वर्ग बांटे हुए हैं। पहला आता है हमारे C1 जिसमें निम्न लवणीय जल रखा गया है। उसके बाद में C2 के अंदर मध्यम, उच्च और अधिक। और इधर हमारा विद्युत चालकता की कई दे रखी है, 0.5 से कम, 0.5 से 0.75, 0.75 से 2.25 और 2.5 से 5 के बीच में। ये सभी मर्दों के लिए, ये मर्दों में थोड़ा निष्कलन होता है, ये फसलों में प्रयोग किया जाता है, ये फसलों पर सिंचाई के में प्रयोग किया जाता है। अगला आते हैं बात करें तो इधर इसके वर्ग बांटे गए हैं S1, S2, S3 और S4। इसमें जो 10% से अधिक होती है, इसमें 10 से 18, इसमें 18, 26 और 26 से 33 होती हैं। विशेषताएँ क्या होती है कि ये भूमि में उपयोग होता है, ये हल्के सोडियम उत्पादन होता है, ये मृदा में विकास में उपयुक्त होता है, सिंचाई जल के लिए भी क्या होता है? उपयुक्त होता है। तो ये भी देख लेना। आगे चलते हैं। आगे आता है कि सिंचाई में पानी में बोरोन सांद्रता, कि बोरोन की सांद्रता क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं बोरोन की सांद्रता के बारे में। तो आता है कि बोरोन की सांद्रता इसके वर्ग बांटे हुए B1, B2, B3, B4 और B5। इसमें 3 से अधिक, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 10 और 10 से अधिक। तो ये देख लेना। सामान्य, न्यूनतम प्रभाव, मध्यम प्रभाव, बोरोन प्रभाव और ये क्या हमारा, तो ये हमारा उच्च बोरोन युक्त, क्या है? उच्च बोरोन युक्त।
उपयुक्त प्रभाव सभी मृदा में, बलुई मृदा में, भारी मृदाओं में, भारी मृदा में और अनुपयुक्त मृदा में इसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। चलते हैं आगे। अगला आता है हमारे क्लोराइड की सांद्रता। सॉरी, टॉपिक है लवणीय मृदाएं। क्या लवणीय मृदाएं क्या होती हैं उसके बारे में देखते हैं। लवणीय मृदाएं के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली घुलनशील लवणों अधिकता होती है जिसमें पौधों की वृद्धि में प्रतिकूल प्रभाव डालती है, इसे लवणीय मृदाएं कहते हैं। लवणीय मृदाओं के बनने का क्या कारण है, तो पहला कारण है कि शुष्क जलवायु, लवणीय जल में सिंचाई, जल में रिसाव, उच्च भूमि जल स्तर, मृदा परिच्छेदिका में की परत और सारी उर्वरकों का प्रयोग, तो ये आता है। और इसके 3 प्रकार होते हैं और ये प्रकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले आता है कि लवणीय मृदा, उसके बाद में आता है कि लवणीय मृदा की जो हिस्से होती है वो कितनी होती है, हमारी 4 से क्या होती है, कम होती है। और ये जो हमारी ESP होती है वो कितनी होती है, आपके 15 से अधिक होती है। और pH मान 8 से अधिक होता है। सारे मृदाओं में 4 से अधिक, इसी पे 15 से कम, और ये भी कितना 8.5 से कम। और लवणीय सारे मृदाओं के अंदर क्या होता है, ये 4 से अधिक, 4 से कम, 4 से कम, और ये कितनी होती है, ये भी कितनी होती है, हमारे 8.5 से कम होते हैं। तो ध्यान रख लेना इसके बारे में। आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा कि लवणीय